हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम सचिन कुमार। मैं स्टडी विद सचिन कुमार यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम यहां पर आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को कवर कर रहे थे, आइए तो देखते हैं। हमने कल एक पॉलिटी को पढ़ने का बेसिक सा नज़रिया देखा कि क्या होना चाहिए, क्या किसको क्लोज, सब क्लोज, आर्टिकल, चैप्टर्स, पार्ट्स किसको कहते हैं, वो हमने कल कवर कर दिया था। अब चलते हैं अपने लक्ष्य की दिशा की ओर और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक को आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ वो है प्रस्तावना। कौन सा? प्रस्तावना यानी प्रेम्बल। आज हम प्रेम्बल को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम्बल क्या है, यानी प्रस्तावना क्या है। मैं जानता हूँ टॉपिक्स नॉर्मल है, फिर भी एग्जाम के लिहाज से पढ़ना तो जरूरी है, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी प्रस्तावना को ऐसा समझा दें कि आप कल जब एग्जाम में बैठो तो उससे प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो एको एक एक्यूरेट सही होना चाहिए। चलिए आज देखने की कोशिश करते हैं। आप मेरी सलाह माने तो कॉपी पेन लेकर बैठे मेरी क्लास में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रस्तावना क्या है। वो प्रस्तावना से सभी चीज़ों को देखेंगे हम, प्रस्तावना की सभी चीज़ों को, उससे संबंधित सभी विवाद मुद्दे, क्या उसी प्रकार क्या प्रस्तावना जी देखेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। जैसा कि हम वर्तमान 2022 की स्थिति क्या है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना की शक्ति है, स्रोत है, क्या विद्वानों को लेकर इसके मत हैं। आज इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो आज हम पॉलिटी में प्रस्तावना के नट बोल्ट ढीले कर देंगे। आप भी इसी के लिए सब तैयार हैं? तो चलो आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है। आप कहेंगे क्या? शायद आपने भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक रोचक तथ्य सामने आता है। अभी तक की बात कर रहा हूं कि ना आपने सोचा होगा कि ऐसा तथ्य भी सामने आता है। जब हम भारत का संविधान लेते हैं तो इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं तो शब्द मिलता है प्रेम्बल, यानी प्रेम्बल, प्रेम्बल। वहीं जब हम हिंदी वर्जन को लेते हैं तो हमारे संविधान में प्रस्तावना जैसा कोई शब्द ही नहीं है, प्रस्तावना जैसा कोई शब्द ही नहीं मिलता। तो रोचक बात है, आश्चर्य की बात है कि हिंदी में शब्द जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं उद्देशिका। उद्देशिका शब्द मिलता है। अब हमारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि प्रस्तावना इंग्लिश वर्जन है और उद्देशिका हिंदी वर्जन है, तो क्या ये अलग अलग हैं? अब इसी चीज को लेकर चलते हैं। क्या ये अलग नहीं है तो फिर संविधान निर्माताओं ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने प्रस्तावना शब्द क्यों नहीं लिया, तो उद्देशिका को ही क्यों लिया? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना क्या है।
और मैं जो बात करूंगा अभी तो फिलहाल मैं करूंगा विश्व स्तर पर, इंडिया के वर्जन में नहीं बात कर रहा हूं मैं, अभी करता हूं विश्व के स्तर पर कि विश्व के स्तर पर इसकी क्या स्थिति है। ज़्यादातर लिखित देश, ज़्यादातर लिखित संविधानों में प्रस्तावना होती है, जैसे अमेरिका हो गया, और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, इन सब में क्या है, प्रस्तावना होती है। आखिर प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना किसको कहते हैं? प्रस्तावना 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 को कहते हैं इंग्लिश में प्रेम्बल। आप ध्यान दें। अब प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है किसी भी चीज की भूमिका। जैसे आप कोई किताब लेंगे तो उसके फर्स्ट पेपर में जब चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले लिखा होता है भूमिका, उसी को बोलते हैं भूमिका। या आमुख, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, इंट्रोड्यूस। और तो अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि ये भूमिका, यह कैसी भूमिका है, चाहे संविधान में जो निर्मित है कैसी भूमिका है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताती है। भूमिका हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताती है। उद्देश्यों को, थोड़ा राइटिंग पर मत जाइएगा, इस पर गौर मत करिए, समझने पे सुनने पे ध्यान दीजिए। उद्देश्यों में एक बहुत गंभीर चीज बता रहा हूं, आदर्शों, आदर्शों और कारकों को, कि क्या कारक हैं क्या नहीं। फिर दूसरा बताती है शासन, दूसरा बताती है शासन का स्वरूप क्या होगा, का स्वरूप। तीसरा बताती है कि संविधान को लागू होने की तिथि पर बताती है, मतलब संविधान को लागू होने की तिथि बताती है। जो हमारे संविधान में उद्देश्य है, सॉरी प्रेम्बल है ना, वो यही बताती है, इसके उद्देश्य के बारे में, आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में बताती है। और प्रस्तावना, अगर अब हम इसको मॉडिफाई करना चाहें कि किसी को हम शॉर्ट में बताना चाहें कि आखिर है क्या, प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक अमुख उद्देश्य, आदर्शों, शासन कारकों की तिथि का वर्णन करती है, यानी संविधान का। अब रोचक तथ्य सामने आते हैं, क्या प्रेम्बल, क्या इंग्लिश में और प्रेम्बल हिंदी की उद्देशिका, क्या हिंदी की उद्देशिकाओं के आय, मतलब आप इसको जानना चाहते हैं कि संविधान की बैठक, मतलब इसको जानना चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में ये तथ्य को समझना पड़ेगा। तो आइए समझने से पहले एक बार मैं आपके सामने शासन व्यवस्था, जो ये अभी मैंने बताया था कारक क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमें एक बारी अपनी किसको देखना पड़ेगा, संविधान में जो प्रस्तावना लिखित है। आइए मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं आपको। हम भारत के लोग, ये पेन किधर गई,
पेन क्यों काम नहीं कर रही? अभी करती है, एक सेकेंड रुकना दोस्तों, जरा पेन चेंज कर दूँ। हाँ, कर रही है। हम भारत के लोग भारत को एक सप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये देखिए अभी जो मैंने पूछा था ना, कारक कारक कौन कौन से, यही कारक हैं कि संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान रखना अब आता है शासन, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अब देखिए मैंने वहां बोला था ना पीछे कि संविधान लागू होने की तिथि बताती है, तो यह है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। और एक और मैं कभी सोचता हूँ कि हिंदी कि एक न एक दिन ये जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी सवाल में। ये तो हमारी ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर डेट है, हिंदी कैलेंडर डेट भी आपको याद रखनी चाहिए। मिति मार्ग शीर्ष शुल्क कौन सा था? मिति मार्ग शीर्ष शुल्क, यानी सप्तमी कृष्ण पक्ष नहीं था, मार्ग शीर्ष पक्ष था। संवत 2006 विक्रमी, संवत आ जाए तो 2006 विक्रमी एतद संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा समर्पित करते हैं। अभी समझ में आ गया, ये हमारी शासन व्यवस्था भी बताता ही है, इसमें आदर्शों को भी बताती है, उद्देश्यों को भी बताती है, और ये कहती है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियम यानी डेट भी बताती है। तो वहां मैंने तीनों फैक्ट बता दिए थे आपको। अब चाहो तुम एक बार और पढ़ दूं, ये इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, आइए इसका। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग सोलमेनी resolved to constitute of India sovereign socialist secular democratic republics and secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, of worship, equality, ये equality है समानता के लिए यूज करा गया है, status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in your constitution assembly this 26th day non 1949 do 26 November 1949 to have adopt enact the give of overseas the constitution। आई होप अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज होती है कि पॉलिटी में उद्देश्य का शब्द क्यों डाला गया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो चलिए मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक संविधान की फर्स्ट बैठक हुई थी अपनी, ये फैक्ट याद रखना, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946। और तीसरी हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? नेहरू जी ने।
मतलब जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। याद रखना दोस्तों कि इस इतिहास में दो नेहरू बहुत प्रसिद्ध हैं, बाप और बेटे, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज ना होना। यहाँ किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम संविधान का निर्माण करने से पहले उसके उद्देश्यों का वर्णन कर लेना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन कर लेना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव करा गया है, मतलब कारकों को, ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन। याद रहे दोस्तों, ये प्रश्न प्री में पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन क्या है? ये कोई मतलब स्वतंत्रता क्रांति को लेकर नहीं था। ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन या कोई ऐसा वो नहीं था पार्ट्स, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर। तो इसके बारे में उन्होंने कहा, और मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ना हो तो ट्राई कर लीजिए कि पिछले 10 वर्षों के पेपर में उठाकर। उद्देश्य प्रस्ताव को माना गया, और 22 जनवरी, याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ? 22 जनवरी 1947 को, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव होता है। अब सवाल उठता है, क्या प्रस्ताव को क्या कहा जाए, या प्रस्ताव को कहाँ रखा जाए? तब प्रस्तावना की जगह उद्देशिका या प्रस्तावना की जगह रखा जाए, या उद्देशिका की। अब देखिए दोस्तों, प्री में कितने फैक्ट निकलते हैं यहाँ से। इसको जो उद्देशिका को रखा गया, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को उद्देशिका की जगह रखा गया, प्रस्तावना की जगह। हालांकि प्रस्तावना भी है, लेकिन उद्देशिका की जगह रखा गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देशिका शब्द क्यों है, प्रस्तावना क्यों नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने प्री के फैक्ट निकलते हैं। ये खाली पढ़ के छोड़ देने से नहीं होती है, अभी तो मैं इसकी डेप्थ में लेके जाऊंगा आपको। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है। प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रेम्बल किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? थोड़ा पेन अच्छी नहीं चल रही। किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो आपका उत्तर होना चाहिए USA, यानी अमेरिका। अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अब वो आपको ये तो अच्छे से मालूम है कि अमेरिका से ली गई है, और अमेरिका वो पहला देश था जिसने कि लिखित संविधान बनाया था, और उसमें प्रेम्बल शब्द डाला था। और डेप्थ में जाके पूछ दे आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर, और डेप्थ में जाके कि भाई चलो ये तो हमने मान लिया है कि संविधान अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, और इससे भी डेप्थ में जाके एग्जामिनर पूछ दे के ये बताइए कि भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान की जो वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका किस देश से सबसे ज्यादा प्रभावित है? किस देश से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो आपका वहां पर आंसर बदल जाना चाहिए, वहां आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। अब देखना यहाँ भी एक क्वेश्चन, एक फैक्टर नजर आया ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो पूछ दे कि उसकी भाषा, यानी भारतीय
प्रेम्बल की भाषा, शिल्प, गठन शैली किस देश का सबसे ज्यादा प्रभाव है? तो ऑस्ट्रेलिया आंसर आना चाहिए। यहीं पे जब यूपीएससी का हम प्री और या मेंस देते हैं तो वहां पर लिखा होता है साफ साफ शब्दों में, बहुत से स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ते, इंट्रोडक्शन उसका इंट्रोडक्टिव इसमें पढ़ना चाहिए, उसमें वह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वो यूपीएससी खुद डिमांड करती है कि सर्वाधिक विकल्प का चयन करें। अभी मैं क्वेश्चन बना के इसी को फॉर्म कर देता है कि बताइए कि भारतीय प्रेम्बल में, भारतीय उद्देशिका में किस देश की शैली, किस देश से शैली ली गई, तो आप यूएसए थोड़ा ही टिक करते, वहां आपको साफ साफ शब्दों में कहता है कि सर्वाधिक विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एक शब्द, हम एक एक शब्द को जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत से लोगों को सच में जब हम इसको प्रस्तावना पढ़ते हैं ना कि संविधान प्रस्तावना में समाजवाद क्या है, तो यकीन मानिए बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं होगा। आज की डेट में बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्सेचुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर उनको दे दिया जाए तो वो ये नहीं बता सकते कि प्रस्तावना में समाजवाद क्या है या भारतीय समाजवाद क्या है और ये किस प्रकार दुनिया भर में एक अनोखा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रस्तावना का एक एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा और एक एक शब्द को डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ। नेचर ऑफ अथॉरिटी, भारत की नेचर ऑफ अथॉरिटी यानी भारत में सत्ता का स्वरूप क्या है, भारत में सत्ता का स्वरूप क्या है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा सत्ता का स्वरूप क्या है, तो वहां पे होना चाहिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संपूर्ण प्रभुसत्ता, ये सब आने चाहिए। और पूछ दे कभी पर्पस ऑफ अथॉरिटी यानी पर्पस ऑफ अथॉरिटी, शासन सत्ता क्या है। क्या भाई मोदी जी, अमित शाह को जो ये शासन सत्ता मिली है, क्या ये कभी आखिर किस चीज से मिली है? तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनको जो सत्ता दी गई है वो दी गई है न्याय के लिए। भाई ये भारत की प्राइम मिनिस्टर है, न्याय के लिए। स्वतंत्रता देंगे नागरिकों को, स्वतंत्रता देंगे। तीसरा समानता देंगे, बद्धता देंगे। पांचवा इक्वलिटी यानी एकता देंगे। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सत्ता के स्रोत क्या है। सत्ता का स्रोत है, सबसे पहली बात है जनता। जनता सत्ता का स्रोत है, जनता। अभी मोदी जी जनता ही से तो शासन जनता पे तो करेंगे, तो जनता यानी लोक प्रभुता, इसको लोक प्रभुता बोलते हैं। लोक प्रभुता, लोक प्रभुता। लोक प्रभुता। अब लोक प्रभुता की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, सभी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं तुमको एक बहुत ही अंदर लेके जा रहा हूँ, डीप नॉलेज यानी पॉपुलर सोवरेनिज्म क्या है, लोक प्रभुता क्या है। देखिए लोक प्रभुता बना है दो चीजों से, लोक प्लस प्रभुता। प्रभुता को समझने की कोशिश करना मेरे साथ। लोक प्रभुता। अब लोक प्रभुता यानी पॉपुलर सोवरेनिज्म क्या है, सोवरेनिज्म क्या है। तो सोवरेनिज्म है ये सबसे पहले कहाँ आया, रूसो के विचारक ने दिया था। लोक प्रभुता किसने दिया था, रूसो के विचारक ने, सॉरी रूसो ने दिया था। लोक प्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था, रूसो ने। रूसो ने, ध्यान है रूसो कहाँ का विचारक था,
फ्रांस का विचारक था रूसो। और रूसो का एक कथन काफी प्रचलित है, काफी प्रचलित है। मैं कहता हूँ मतलब मेरा ये मानना है कि काफी प्रचलित है। और मेरा इतना मानना है कि उसको एक बड़े फ्रेम में मढ़वाकर राष्ट्रपति भवन संसद में लगाना चाहिए, राष्ट्रपति भवन में और संसद में लगाना चाहिए, ताकि प्रतिदिन हमारे संसद यानी सांसद, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति उसको पढ़ें। एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके हृदय में इसका प्रभाव बढ़े, इसका प्रभाव बढ़े। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, रूसो ने फ्रांस की भाषा में एक शब्द दिया जिसको बोलते हैं वोक्स। रूसो का जो कथन कौन सा था? वो था वोक्स, ये फ्रांस भाषा में लिखा है वोक्स पॉपुलरी, वोक्स प्यूपली, ये प्यूपली है, वोक्स गॉड। देखिए कितना बेहतरीन कथन दिया था उसने, वोक्स गॉड। यानी हम वोक्स का मतलब है बाणी से, मतलब अपनी जो बाणी होती है बाणी से। और यहाँ पेपुलर का मतलब प्यूपल, और वोक्स का मतलब फिर बाणी, और गॉड का मतलब है ही भगवान। तो अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो कहता है जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। यानी मैं क्यों कह रहा था कि इसको उसमें मड़वा के रखना चाहिए, तो ये जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। तो लोक प्रभुत्ता, लोक प्रभुत्ता में क्या होता है? जनता को सर्वोच्च मानना ही लोक प्रभुत्ता है। जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुत्ता से शब्द ही नहीं है कि जनता सर्वोच्च है, मगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आइए तो देखते हैं। अब जैसे कि हमने वहां देखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग था लिखा हुआ। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ था अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत था एक शब्द, एक था अधिनियम, अधिनियम एक शब्द था, आत्मसमर्पित। तो अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। जो आप सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो पे राइटिंग पर मत दीजिए। और अधिनियम का मतलब होता है लागू करना, लागू करना। और तीसरा शब्द था आत्मर्पित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित का मतलब स्वयं को सौंपना। तो ये जब हम यहाँ क्या करेंगे, स्वीकार कौन करेंगे? भारत के लोग। तो कहाँ पहुंच गए लोक प्रभुत्ता का सिद्धांत, और अधिकृत में कहाँ पहुंच गए? वो भी लागू के, स्वयं को सौंपना भी। तो ये था हमारा लोक प्रभुत्ता। अब लोक प्रभुत्ता पे बहुत ही मैं अब आपको पॉलिटिक्स सागर के गागर में ले आना चाहता हूं कि देखिए कि लोक प्रभुत्ता एक विचारक हुए हमारे केसी वेयर, नाम सुना होगा शायद आपने भी, केसी वेयर। अब केसी वेयर को समझने की कोशिश करते हैं, और केसी वेयर साहब ने जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने इस वादे का खंडन किया भारत के संविधान को। भारत का संविधान लोक प्रभुत्ता पर, भारत का संविधान लोक प्रभुत्ता पर आधारित नहीं है। अब इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, तो सोचो कुछ कहा होगा ना, किस चीज को लेकर। क्योंकि भारत के संविधान में लोक प्रभुत्व, उन्होंने केसी वेयर ने इसको क्या कहा है? भ्रम कहा है। प्रस्तावना को लोक प्रभुत्ता नहीं कहा है, वो कहा है भ्रम। यानी भ्रम सोच सकते हैं आप, यानी पॉपुलर सोसाइटी इन मीत इन ए कॉन्स्टिट्यूशन के भारत की संविधान की लोक प्रभुत्ता पर आधारित नहीं, एक भ्रम पर आधारित है।
अब सवाल उठता है कि केसी बियर कौन थे। तो अब आपको मैं बताता हूँ सवाल उठते हैं केसी बियर कौन थे। केसी बियर एक राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विचारक यानी विद्वान हैं। बियर साहब ने भारत की प्रस्तावना को लोक प्रभुत्व पर आधारित नहीं माना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये धनी व्यक्तियों की है, ये धनी व्यक्ति शिक्षित की प्रभुसत्ता है और यह उनका मालिकाना हक है। अब ये तो बहुत बड़ा बात कह गए केसी बियर, तो आइए समझने की कोशिश करते। इसी से पहले मैं एक और आलोचक बताता हूँ। ये दो आलोचक हुए थे, दूसरे आलोचक का नाम है वेस्टिन चर्चिल का। इनको तो आप जानते होंगे। इन्होंने वेस्टिन चर्चिल क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मणों की सभा है। इन्होंने क्या माना था? संविधान सभा को ब्राह्मणों की सभा, एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण। आप जानते हैं कि वेस्टिन चर्चिल कौन थे? वेस्टिन चर्चिल भारत को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। ये भारत को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। ये एक उदार दल के नेता थे। मैं इनको थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ आपको। एक उदार दल के नेता थे। वो संयोग की बात है कि ब्रिटिश चुनाव उदार दल की हार हो गई। जो विरोधी दल था कंजर्वेटिव लेबर पार्टी की सरकार बन गई। उसके नेता कौन थे? क्लाइमेट एटली। अब जब क्लाइमेट एटली ने तब भारत को आज़ादी नहीं, तब भारत क्लाइमेट एटली थे, तब भारत को आज़ादी मिली थी जब भारत सरकार ने स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई, इसको ध्यान रखना, ये डेट प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 कौन सी स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो भारत की आज़ादी ब्रिटिश संसद के कानून से दी गई थी। माउंटबेटन क्या था? माउंटबेटन तो एक योजना थी कि वायसराय को उस टाइम ये अधिकार नहीं था कि वो भारत को आज़ाद कर पाए। उसने तो सिर्फ एक योजना बनाकर ब्रिटेन को भेजी। जब ब्रिटिश संसद में उस पर अप्रूव किया गया और कानून बनाया गया कि संसद में लेबर पार्टी भारत को आज़ादी देने के पक्ष में थी, तब अनुदार दल के नेता आपको इसको समझने के लिए कभी अगर और भी डेप्थ में पढ़ना हो तो एक बुक आती है, कोलेन एंड लिपेयर की बुक है। कोलेन एंड लिपेयर की बुक मैं सजेस्ट करता हूं कभी पढ़ना जब आपको टाइम मिले। कोलेन एंड लिपेयर की एक बुक है, फ्रीडम इन इट मिडनाइट, फ्रीडम इट इन द मिडनाइट यानी आधी रात के नाम से भी प्रचलित हुई है। अब वो फ्रीडम इट कोलेन एंड लिपेयर लिखता है, किताब में लिखता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर जब बहस हो रही थी तब चर्चिल अपने भारी भरकम शरीर को लेकर संसद में निराशा के साथ खड़े होते हैं। तो कहा जाता है, वो अपनी बुक में लिखता है कि कोलेन एंड लिपेयर अपनी बुक में लिखता है कि उस दिन चर्चिल ने अपनी सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा कौशल यह बात सिद्ध करने में झोंक दिया कि भारत को आज़ादी देना ब्रिटेन के हित में नहीं है। पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम तो पारित नहीं होना चाहिए, उसने ये लगा दिया कि। लेकिन चर्चिल भाषण देने में, आपको बताऊं, चर्चिल भाषण देने में विश्व के बहुत बड़े विद्वानों में से एक थे। बहुत बड़े विद्वानों को मैं मतलब कुछ बता रहा हूँ तो मैंने कुछ पढ़ा है तब बता रहा हूँ। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में भाषण से कुछ नहीं होता, वहाँ तो मेजोरिटी से होता है। जिसके पक्ष में ज़्यादा चुनाव पड़ेंगे, जिसके
मेजोरिटी ज़्यादा होगी, यानी जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसी की होगी। लेकिन चर्चिल किस कथन का कोई तार्किक आधार नहीं बना, हिस्ट्री में इनकी इसका कोई आधार नहीं बना, क्योंकि भाई ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम अपने संविधान सभा पर गौर करते हैं, ठीक है। तो उस संविधान सभा में हमारे प्रारूप समिति के एक ऐसे लीडर्स, जिनको बहुत ही पावरफुल लीडर्स, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो किससे थे, वो ब्राह्मण जाति से तो नहीं थे, अलग ही थे, अछूत जाति से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अलादी कृष्ण स्वामी, सब अलग अलग थे नहीं, तो इनका ये कथन ज़्यादा तार्किक नहीं हुआ। लेकिन केसी बिहार ने जो क्या कहते हैं कथन दिया, वो बहुत लॉजिकल था, उसकी बात में दम था। आइए देख लेते हैं कि भारत इतिहास में केसी किस तरीके से तर्क देते हैं। और केसी बिहार आपसे पूछें कि भाई, अब आप केसी बिहार अब तो है नहीं, अब मैं कहता अगर होते और वो आपसे पूछते कि आप ये बताइए कि संविधान, आकर वो आपसे पूछते कि संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा कैसे बनी, तो आप तब आप कह देते कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। वो कहते बहुत अच्छी तैयारी आपकी, कहते केसी साहब कहते कि बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। चलो मान लेते हैं आपका कहना सही है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। तो कैबिनेट, अब वो आपसे ये पूछते कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत तो हुआ, तो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ, जो हुआ वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था भाई, डायरेक्ट नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था। अब ये बात हम भी जानते हैं कि ज्यादातर सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन, सॉरी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए। क्या हुए? ज्यादातर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए, कुछ मनोनीत हुए थे, मानो कुछ मनोनीत हुए थे। तब केसी बिहार का तर्क, जो केसी साहब कहते हैं कि वो भ्रम है, तब ज्यादातर सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, कुछ मनोनीत हुए, तब जाकर केसी बिहार का तर्क क्यों प्रभुत्व नहीं है, यानी लेकिन जनता के द्वारा नहीं हुआ, जनता के द्वारा तो नहीं हुआ, ये तो अब भी बन सकते हैं। तब अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन को समझ लीजिए, निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और प्रत्यक्ष निर्वाचन। वो प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा किया गया है। तो उस समय प्रांतीय विधानमंडल किसके द्वारा चुना गया? अब ये सवाल आ गया कि प्रांतीय विधानमंडल किसके द्वारा चुना गया। फिर इस पर राइटिंग मत दीजिए आप समझने पे। तो उस समय किसके द्वारा हुआ? एमएलए द्वारा। चलो ये भी हम मान लेते हैं, एमएलए के द्वारा। अब केसी साहब यहां भी नहीं रुकते हैं, केसी साहब कहते हैं आइए कि जब, चलो हम यहां तक भी ठीक मानते हैं कि चलो भाई जनता द्वारा नहीं होता, एमएलए द्वारा हुआ, कि जनता ने नहीं किया तो एमएलए ने किया। लेकिन केसी बिहार फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब केसी बिहार और आगे बढ़ते हैं तब सवाल खड़ा करता है कि एमएलए को किसने चुना, एमएलए को किसने चुना। यहां पर आकर केसी साहब का जो तर्क है ना, और भी अपेक्ष, केसी साहब का जो तर्क था वो और भी अपेक्ष यानी दमदार हो जाता है। जब हम कहते हैं ना कि लोक प्रभुत्व तार्किक आधार पर आलोचना की है, तो इन्होंने तार्किक आधार पर ही आलोचना की है। अब सवाल उठता है कि एमएलए को किसने चुना। याद रखना कि उस समय हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने जो लागू किया ही नहीं था, अंग्रेजों ने वोट डालने के दो आधार बनाए थे, अंग्रेजों ने मत देने के दो आधार बनाए थे। ये कट नहीं, ये है मत देने के दो अधिकार थे। मत देने के कितने अधिकार थे? दो। नंबर एक तो था भाई धनी लोगों को, जिनकी क्या आय अच्छी है, और दूसरा था शिक्षित लोगों को, दूसरा था
शिक्षित लोगों को, दूसरा था शिक्षित लोगों को। अब पढ़े लिखे लोग तो उस टाइम आप भी जानते कि बहुत कम थे, मान के चलो 10% लोग मानते हैं, है नहीं, 10% के ही समथिंग होंगे। और यहाँ केवल आय में कौन आ गए, केवल धनी लोग, केवल धनी लोग भी थे। तो इससे ये तो समझ में आ सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं कि केसी बियर की अपेक्षा कितना लॉजिकल था कि 10% लोग प्रांतीय सभा से चुने और फिर संविधान सभा को चुना, और फिर क्या कहते हैं, फिर क्या संविधान सभा ये कैसे लिख सकती है। अब सवाल उठता है कि संविधान सभा ये कैसे लिख सकती है कि हम भारत के लोग अंगीकृत करते हैं, यानी हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत करते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं। अब देखिए केसी बियर ने क्या कहा, जिसको सुनकर आपके मन में शायद दुख हो। मैं तो एक एजुकेटर हूं तो शायद मुझे तो दुख होगा ही, लेकिन शायद आपको भी सुनकर ये दुख होगा कि हम भारत के लोग एकीकृत करने की बजाय यह लिखना चाहिए था उनको, अंगीकृत करने की बजाय उनको हम भारत के लोगों की जगह उनको ये लिखना चाहिए था, अरे भाई चल जा, हम भारत के लोगों की जगह उनको यह लिखना चाहिए था, सॉरी दोस्तों, यह लिखना चाहिए था कि हम भारत के धनी और शिक्षित लोग भारत के संविधान को अंगीकृत करना है। तो यह बात सही था। अब केसी बियर जो है, अब केसी बियर की बहुत लॉजिकल है। इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि अब सवाल ये उठता है, क्या ये वास्तव में सही है, क्या ये वास्तव में सही है या ऐसा नहीं है कि हम भारत के धनी लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल में अगर हम प्रेजेंट की स्थिति देखें तो ये लॉजिकल सही नहीं है, क्योंकि इसका काफ़ी विद्वानों ने खंडन कर चुके हैं और मतलब अपने संविधान में अब इसका खंडन कर दिया चुका है, क्योंकि अब हम इसको यही मानेंगे कि हम भारत के लोग ही लिखेंगे। लेकिन केसी बियर का ये देखकर आपको नहीं लगता, उन्होंने केसी बियर ने सही लॉजिकल करा था, सही आलोचना करी थी। लेकिन फिलहाल में अगर उस स्थिति को उससे भी पर ही देखें, लेकिन अब इस स्थिति को यहाँ देखकर यहीं पे ही होता है, इसका खंडन किया जा चुका है। समथिंग अभी मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा प्रस्तावना का एक एक शब्द को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जितना हो सकता है प्री के एक क्वेश्चन मैं अभी आपको प्री लेवल तक कवर कर रहा हूँ, वरना मैं प्रेम्बल पर कम से कम ऐसा कि 5 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ। और अब वो भी हम बहुत से शब्द देखेंगे, पंथ निरपेक्ष क्या है, क्या धर्म निरपेक्ष, गणतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, ये सभी को मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। समाजवाद क्या है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, देखिए मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरी मेहनत को थोड़ा हौसला बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय। मैं प्रस्तावना का अगला हिस्सा कल आपके साथ डिस्कस करूंगा।